हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल आंसर ऑफ क्वेश्चन रिलीज्ड ऑन 13th मई 2020। ये हमारे वीक 1 का डे 3 है। आज सुबह 8 बजे हमने 4 क्वेश्चन रिलीज किया था। ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड 9th क्वेश्चन, डोमेस्टिक वर्कर, रिलीजियस फ्रीडम इन इंडिया एंड कोविड-19 पेंडेमिक। इस क्वेश्चन को आपको 150 वर्ड्स में लिखना है एंड 12.5 मार्क्स इसका वेटेज है। क्वेश्चन नंबर 9 ग्लोबलाइजेशन के ऊपर है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, हर एक क्वेश्चन में आपको दो चीजों को ध्यान रखना है, एक कीवर्ड और डायरेक्टिव। कीवर्ड आपको बताएगा क्या कंटेंट लिखना है आपको आंसर में, और डायरेक्टिव बताएगा किस वे में लिखना है, डायरेक्शन बताएगा। तो ग्लोबलाइजेशन इफ अनचेक्ड विल लीड टू इनइक्वालिटी एंड एक्सप्लोटेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कंट्रीज आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। इनइक्वालिटी मीन्स दो लोगों के स्टेटस में, इनकम में, रिसोर्सेस में इनइक्वालिटी है। और एक्सप्लोटेशन जिसका जो रिक्वायरमेंट है या फिर जिसका जो राइट है उसको मैं वॉयलेट कर रहा हूं। यहां पे डायरेक्टिव में इलुस्ट्रेट है, विच मीन्स आपको एग्जाम्पल देके इस पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है, समझाना है। इसका इंट्रोडक्शन, ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन। इंट्रोडक्शन में हमेशा आप डेफिनेशन से स्टार्ट करो, या फिर क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम दिया है तो प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर दो ब्रॉड में, ये इंट्रोडक्शन में करो। इंट्रोडक्शन इसलिए हम करते हैं क्वेश्चन का, ताकि जो हमारा पेपर चेक करता है उसको इंटरेस्ट आए, उसके अंदर क्यूरियोसिटी जनरेट हो। डेट्स वाई हम इंट्रोड्यूस करते हैं। सो इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन किया है। ग्लोबलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज इंटीग्रेशन ऑफ नेशन। Nations are connected with each other, facilitating hassle-free goods, services, investment, labor। तो उनका मूवमेंट होता है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। अब ग्लोबलाइजेशन को लेके एक मिसकंसेप्शन है। ग्लोबलाइजेशन इंडिया में स्टार्ट हुआ 1991 के रिफॉर्म के बाद। तब इंडिया में ग्लोबलाइजेशन हुआ, और पॉपुलरली हम 1991 रिफॉर्म को एलपीजी रिफॉर्म कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। बट ऐसा नहीं है। एलेक्जेंडर इंडिया में अटैक करने के लिए आया था। वो ग्रीस से आया था, ईरान से, अफगानिस्तान से, सेंट्रल एशिया से बहुत सारे रूलर इंडिया में आए। इनफैक्ट उन्होंने रूल भी किया। हरप्पन सिविलाइजेशन के टाइम ग्रीक के साथ, ईरान के साथ वो ट्रेडिंग करते थे, तो उसके भी हमें काफ़ी कॉइन्स मिले हुए हैं। तो जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ तब से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन अभी का फिनोमिनन है, लेकिन चेंज ये हुआ अभी ग्लोबलाइजेशन का स्केल और पेस, ये दोनों ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गया है। स्प्रेड और स्पीड दोनों ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गया है। अब कैसे? से पहले, अभी से 2000 साल पहले मुझे इंडिया से यूरोप में जाना है, मैं बुलक कार्ट लेके जाऊंगा, हॉर्स कार्ट लेके जाऊंगा, और इंडिया से यूरोप पहुंचने में मे बी मुझे 2 ईयर 3 ईयर लगेगा। बट अभी विद इन ए आवर मैं फ्लाइट लेके इंडिया से यूरोप जा सकता हूं। तो ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में चेंजेस हुआ, डेवलपमेंट हुआ, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन का स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। आज एक कंट्री में प्रॉब्लम कुछ होता है, से चाइना के वुहान प्रोविंस में कोरोना वायरस इमर्ज हुआ और धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में वो फैल गया। तो दिस इज ग्लोबलाइजेशन। कुछ रिच और पावरफुल कंट्री वो ग्लोबलाइजेशन को इस तरीके से यूटिलाइज करते हैं ताकि उनका सेल्फिश एजेंडा फुलफिल हो जाए, और जिसकी वजह से पुअर कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, उनको नुकसान हो रहा है, वहां पे इनइक्वालिटी इंक्रीज हो रहा है। ये कैसे? एग्जाम्पल वे में आपको समझाता हूँ। यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वार चल रहा है। लास्ट ईयर 2019 में न्यूज़पेपर के अंदर हेडलाइंस, काफ़ी हेडलाइंस में इस चीज़ को कवर किया गया था। अब ट्रेड वार क्या होता है? दो कंट्री ट्रेड बैरियर लगाती है। मैं सिंपल वे में अगर आपको बताऊं, से ये यूएस है। यूएस चाइना से इंपोर्ट को रोक देगा, या फिर चाइना से कुछ इंपोर्ट यूएस में आ रहा है तो यूएस उसको डिफिकल्ट कंडीशन में एंटर होने देगा, उसके ऊपर ज़्यादा टैक्सेस इंपोज करेगा, उसके ऊपर ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन इंपोज करेगा। इसको हम ट्रेड वार कहते हैं। ट्रेड वार का बेसिक पर्पस होता है कंट्री इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करना चाहती है। दूसरा हमारे पास करेंसी वार फिनोमिनन है। चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, टर्की, इंडोनेशिया,
प्लस अदर डेवलपिंग कंट्रीज, वो अभी करेंसी वार में इन्वॉल्व है, जिसके अंदर हम अपने करेंसी को डी वैल्यू करके उसका प्राइस बहुत कम कर देते हैं एक्सचेंज रेट में, ताकि हम अपने एक्सपोर्ट को बूस्ट कर पाएं। सो ट्रेड वार इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए है, करेंसी वार एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए है। तो कंट्री अभी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, वो अपने इंटरेस्ट के बारे में सोच रही है, वो किसी और कंट्री के इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोच रही है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से रिसोर्सेस बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो रहा है। से चाइना को कोल चाहिए, तो वो ऑस्ट्रेलिया में जाके और ऑस्ट्रेलिया से कोल इंपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से डेवलप है बिटवीन चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया, मशीन्स डेवलप है, तो ज़्यादा माइनिंग करके वहाँ से सारा रिसोर्सेज वो चाइना में लेके आ रहा है, कंज्यूम कर रहा है। लेकिन ये सारे जो रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड तो है नहीं, एक ना एक दिन तो वो ख़त्म हो जाने वाला है। जब ख़त्म हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे? तो ओवर एक्सप्लोरेशन हम कर रहे हैं रिसोर्सेज का, जिसके वजह से डिप्लीशन हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है, एंड इन्वायरमेंट को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। यूजुअली रिसोर्सेज को यूज जो कंट्री कर रहे हैं वो डेवलप कंट्री है, रिसोर्सेज जहां पे है वो डेवलपिंग नेशन है। सो डेवलप कंट्री आर यूजिंग रिसोर्सेज, डेवलपिंग कंट्री को उसका नुकसान हो रहा है, इन्वायरमेंट वे में या फिर लोगों के हेल्थ में नुकसान हो रहा है। फोर्थ एग्जाम्पल है, नाइजीरिया के अंदर नाइजर रिवर है। नाइजर रिवर अटलांटिक ओशन में जहां पे मिलती है उस जगह को नाइजर डेल्टा कहते हैं। सो नाइजर डेल्टा, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत हाई है, तो वहाँ के लोग ट्रेडिशनली फिशिंग करते थे। बट बाद में डिस्कवर हुआ कि यहाँ पे पेट्रोलियम नेचुरल गैस का भी रिजर्व है, तो यूरोपियन अमेरिकन चाइनीज मल्टीनेशनल कंपनी आके वहाँ पे ऑयल एक्सप्लोरेशन करने लगी, जिसकी वजह से रिवर का पोल्यूशन हुआ, पूरा डेल्टा पोल्यूट हो गया और फिशेस का डेथ होने लगा। तो वहाँ पे जो फिशरमैन थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए, तो उन्होंने एक अपना टेररिस्ट ग्रुप बनाया जिसका नाम है बोको हराम, जो मल्टीनेशनल कंपनी के साथ फाइट कर रहा है अपने इंटरेस्ट के लिए, और वो टेररिज्म में मिलिटेंसी में पार्टिसिपेट कर रहा है, और वहां पे एक सिविल वार जैसा सिचुएशन हो गया। सो रिच कंट्री अमेरिका, यूरोप, नाइजीरिया में जाती है, वहां से ऑयल एक्सप्लोर करती है, और उस रीजन, वो रीजन टेररिस्ट अफेक्टेड रीजन हो जाता है। वेस्टर्न कंट्री का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कल्चर में, बिहेवियर में, सोसाइटी में डेवलपिंग नेशन के। अब इसके दो एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूँ। से अभी मैं गुजरात में हूँ, तो गुजराती यहाँ के मेजोरिटी लोगों का मदर टंग है, बट हम क्या सोचते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज को अगर हम इम्बाइब करेंगे तो हमारा स्टेटस हाई हो जाएगा। आज हम इंग्लिश को ऐसे कम्युनिकेशन की तरह कंसिडर नहीं करते हैं, हम इंग्लिश को कंसिडर करते हैं इंटेलिजेंस मेजर करने के लिए। तो मैं अपने वर्नाकुलर लैंग्वेज में चीज़ों को नहीं पढ़ूंगा, बट मैं इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ूंगा, जिसकी वजह से लर्निंग आउटकम वीक हो जाता है। रिसर्च ऐसा कहती है कि अगर और चाइल्ड के अर्ली एज में आप उसको वर्नाकुलर लैंग्वेज से एक्सपोज करो, देन वो चाइल्ड का लर्निंग एबिलिटी जल्दी इंक्रीज होता है और लर्निंग आउटकम काफ़ी पॉजिटिव होता है। दूसरा, हम पिज़्ज़ा बर्गर कंज्यूम कर रहे हैं लोकल फूड लाइक दाल राइस रोटी को के बदले, और वो माल न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल डिसीज लेके आता है। हम कभी कभी इंग्लिश बोलते हैं या फास्ट फूड जंक फूड कंज्यूम करते हैं कूल बनने के लिए, और जिसकी वजह से हेल्थ का प्रॉब्लम हमें होता है, या ओवरऑल हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे इसका इफेक्ट होता है। लोकल का जॉब लॉस होता है। से चाइनीज इंपोर्ट इंडिया में आ रही है जो बहुत सस्ती है, जिसके वजह से लोकल क्राफ्ट्समैन है उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। दिवाली के दिए देखो, होली के कलर देखो, गणपति लक्ष्मी की मूर्ति देखो, ये सारा अब चाइना से इंपोर्ट हो रहा है, तो लोकल्स का जो जॉब लॉस हो रहा है। यूएस में 2008 में रिसेशन आया था, और उस रिसेशन के पीछे का रीजन था यूएस ने फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट किया था। तो डेवलप कंट्री फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट करता है और उसका रिपल इफेक्ट पुअर कंट्री पे भी दिखता है। ये एग्जांपल देके मैंने ग्लोबलाइजेशन के इल इफेक्ट बताया, कैसे ग्लोबलाइजेशन डेवलपिंग नेशन को नुकसान पहुंचाता है या इनइक्वालिटी और एक्सप्लोटेशन उनका करता है। कंट्रीज को कोलैबोरेशन में वर्क करना चाहिए, एक ऐसा ग्लोबलाइजेशन का मॉडल बनाए जो कॉमन गुड को प्रमोट करे, जहां पे सबका फायदा हो। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, तो वो ग्लोबलाइजेशन पे हमें अप्लाई करना चाहिए। सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबलाइजेशन।
क्वेश्चन नंबर 2, domestic worker, mostly female, are being subjected to abuse and exploitation by their employers. डोमेस्टिक वर्कर जो हमारे घर में मेड काम करने आती है, सर्वेंट्स होते हैं, एग्जामिन द फैक्टर डेट मेक डोमेस्टिक वर्कर एब्यूज वल्नरेबल टू एब्यूज एंड एक्सप्लोटेशन. एग्जामिन का मतलब है आपको इसको डाइसेक्ट करना है, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट को देखना है, एंड सजेस्ट रेमेडीज, आपको सोल्यूशन सजेस्ट करना है. तो दो डायरेक्टिव, एग्जामिन एंड सजेस्ट, और एक कीवर्ड डोमेस्टिक वर्कर. डोमेस्टिक वर्कर को मैं एक्सप्लेन करूंगा. डोमेस्टिक वर्कर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं जो अनरेगुलेटेड है. गवर्नमेंट के पास डेटा ही नहीं है कि कितने डोमेस्टिक वर्कर हैं, किस सैलरी पे काम कर रहे हैं, तो वो उसको रेगुलेट कैसे करेगा. तो कंप्लीटली अननोटिस है ये सेक्टर, कंप्लीटली अनरेगुलेटेड है. डोमेस्टिक वर्कर्स का एक्सप्लोटेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ अनपेड वेजेस. एम्प्लॉयर्स उनको सैलरी नहीं देते हैं, या पैसे भी देते हैं तो कम देते हैं. फूड एंड स्लीप डिप्रिवेशन है, कभी भी उनको काम के लिए बुला लेते हैं, और वो लोग भी इसलिए आते हैं कि उनको लगता है कि अगर हम नहीं जाएंगे तो हमें जॉब से निकाल देंगे. लॉन्ग वर्किंग आवर्स होता है, वीकली ऑफ भी नहीं होता. वर्बल, फिजिकल एंड सेक्सुअल अब्यूज होता है. वुमेन ज्यादा वल्नरेबल इसलिए है क्योंकि 73% ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स वो फीमेल है, तो वुमेन ज्यादा वल्नरेबल है. क्या क्या फैक्टर है जिसकी वजह से एक्सप्लोटेशन होता है डोमेस्टिक वर्कर का. फर्स्ट, डोमेस्टिक वर्कर मार्जिनलाइज सेक्शन को बिलोंग करते हैं. जैसे वो माइग्रेंट है तो उनको लोकल लैंग्वेज नहीं आता, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करते हैं, माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं. तो जिसकी वजह से वो खुद इतने वीक होते हैं कि वो प्रॉपर वे में बार्गेन ही नहीं कर पाते हैं. तो यहाँ पे डोमेस्टिक वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में रिलेशन एक अनइक्वल सा रिलेशन है. एम्प्लॉयर स्ट्रांग है, डोमेस्टिक वर्कर वीक फुटिंग पे है. क्यों डोमेस्टिक वर्कर वीक फुटिंग पे है? एक तो वो मार्जिनलाइज सेक्शन से तो है ही, इलिटरेट है, इग्नोरेंट है, उसको पता नहीं रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है. वो डेस्परेट है कि उसको काम चाहिए, अगर काम नहीं मिलेगा तो उसके जो डिपेंडेंट है उसका टेक केयर कैसे कर पाएंगे. वो पुअर है. जबकि एम्प्लॉयर है वो पावरफुल है, बिकॉज ऑफ हाई सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस है. अगर एम्प्लॉयर कुछ गलत भी करता है देन उसके अगेंस्ट आप पुलिस में जाओगे, तो भी ये केस जो है आगे मूव करने की लेस प्रोबेबिलिटी है. डोमेस्टिक वर्कर का यूनियन और ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, तो अगर इन केस कहीं पे उनके राइट्स ब्रीच भी होते हैं तो वो सोल्यूशन लेने के लिए कहाँ पे जाएंगे. बेंगलोर के अंदर मेड हैं या मुंबई के अंदर जो मेड हैं उनका अपना ऑर्गेनाइजेशन है. ऐसे रिजल्ट वहां पे उनका एक्सप्लोटेशन कम होता है. लेकिन बाकी सारे सिटीज में या रूरल एरिया में आप देखो तो ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करता है. कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. से आज मैं अपने घर में एक मेड को रखता हूँ और मैंने उनको कहा कि से मैं आपको 1500 रुपीज पर मंथ पे करूंगा. जब मंथ खत्म होगा तो मैं कहूंगा नहीं नहीं, मैंने 1500 कहाँ कहा था, मैंने तो जस्ट कहा था कि मैं 1000 रुपीज आपको पे करूंगा. तो कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट तो है ही नहीं. और अगर रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फ्यूचर में आप कैसे कोर्ट में लेके जाओगे एम्प्लॉयर को. डोमेस्टिक वर्कर्स की प्रॉब्लम को कैसे रिड्रेस कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में रेमेडीज भी उन्होंने पूछा है. डोमेस्टिक वर्कर रजिस्टर होने चाहिए और ये पूरा सेक्टर ऑर्गेनाइज होना चाहिए. गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एक ऐसा रजिस्ट्री या इंफॉर्मेशन पोर्टल बनाना चाहिए जहां पे डोमेस्टिक वर्कर अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे. एटलीस्ट हमें ये तो पता चलेगा कि कितने लोग इसमें वर्क कर रहे हैं और उनके लिए एक प्रॉपर पॉलिसी बना पाएंगे. जब तक डेटा ही नहीं होगा तो आप पॉलिसी कैसे बनाएंगे. कितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाएं, लेकिन जब तक एम्प्लॉयर सेंसिटिव नहीं होगा, इम्पैथेटिक नहीं होगा, तब तक इस रूल्स एंड रेगुलेशन एक फ्रूटलेस एक्सरसाइज हो जाएगा. एम्प्लॉयर्स को ऐसा सोचना है कि जो डोमेस्टिक वर्कर वर्क कर रहा है वो भी तो एक ह्यूमन बीइंग है, मैं क्यों इसको इतना ज्यादा काम दे रहा हूँ, या काम दे रहा हूँ तो उसके प्रोपोर्शनेट पैसा क्यों नहीं दे रहा हूँ. मुझे वीकली ऑफ देना चाहिए, मुझे बोनस देना चाहिए, अगर वो बीमार है, इंजर्ड है तो मुझे उसका टेक केयर करना चाहिए. बट नहीं, हम ऐसा नहीं सोचते हैं. प्रॉपर रेगुलेशन ऑफ देयर वर्किंग आवर्स, वर्किंग एज. कितनी जगह पे तो आप जाके देखेंगे तो मेड जो है वो 13-14 साल की लड़की होती है जो काम करती रहती है, या 70 साल की कोई लेडी है वो वर्क करती रहती है. तो एक वर्किंग एज का रेगुलेशन होना चाहिए, वेज का रेगुलेशन होना चाहिए कि ये वर्क करेगी तो इसके लिए इतना पैसा होना चाहिए.
सोशल सिक्योरिटी स्कीम होना चाहिए डोमेस्टिक वर्कर के लिए। नहीं तो क्या होता है कि वो अपने आप को पुश करते हैं। सपोज लेडी है, वो प्रेग्नेंट हो गई, तो उनका बॉडी जो है उनको अलाउ नहीं कर रहा है कि अब उनको काम करना चाहिए, बट फिर भी उनको काम करने जाना पड़ेगा। क्यों? अगर नहीं जाएंगे तो वेज लॉस होगा, और वेज लॉस होगा तो अपने डिपेंडेंट का केयर कैसे कर पाएगी। तो कभी कभी वो बीमार रहते हैं, प्रेग्नेंट रहते हैं, तो भी वो काम करने आते हैं। कंक्लूजन, हमें डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट के साथ उनको ट्रीट करना चाहिए। फेयर होना चाहिए, वर्क उतना ही एलोकेट करे जितना उनकी कैपेसिटी है, और उसके प्रपोर्शनेट हमें वेजेस उनको देना चाहिए। उनके साथ हमें ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए कि नेगेटिव इमोशन उनके अंदर जनरेट हो। आफ्टर ऑल दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग एंड वी शुड ट्रीट देम विथ रिस्पेक्ट। क्वेश्चन 11, few international organizations and countries have raised concern about attack on religious freedom in India. रिलीजियस फ्रीडम, जहाँ पे आपको जो रिलीजन लगता है ठीक, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। एंड हाउ फार डू यू अग्री विथ देयर असेसमेंट, क्या आपको लगता है कि जो कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और कंट्रीज ने जो इंडिया को उन्होंने क्रिटिसाइज किया इस एस्पेक्ट में, वो सही है? तो डायरेक्टिव इसका है, एंड ये इसका कीवर्ड है। देखते हैं आंसर को। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में आपको एक्सप्लेन करना है रिलीजियस फ्रीडम क्या है। तो रिलीजियस फ्रीडम को हम डिफाइन कर सकते हैं जहाँ पे मल्टीपल रिलीजन एग्जिस्ट करता है। इंडिया में आप देखो, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, पारसी, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मल्टीपल रिलीजन एग्जिस्ट करता है, और लोगों के पास फ्रीडम है, उनको जो रिलीजन को फॉलो करना है कर सकते हैं, कोई भी रिलीजन सेलिब्रेशन करना है तो वो कर सकते हैं। तो कंप्लीट उनको फ्रीडम है। सो दिस इज नोन एज रिलीजियस फ्रीडम, जहाँ पे स्टेट उनको फोर्स नहीं करेगा आप इस रिलीजन को फॉलो करो, या स्टेट उनके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। सेकुलरिज्म रिलीजियस फ्रीडम को गारंटी करता है, और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है। इंडियन सोसाइटी जिस फाउंडेशन पे बेस्ड है, उस वो फाउंडेशन के कुछ प्रिंसिपल है, लाइक सेकुलरिज्म है, डेमोक्रेसी है, से लिबर्टी है, या टॉलरेंस है, ये सब इंडियन सोसाइटी के पिलर हैं। तो कैसे सेकुलरिज्म को आप रिमूव अगर कर दोगे तो इंडियन सोसाइटी एक बिल्डिंग है, वो तो पूरा कोलैप्स हो जाएगा ना। रिसेंटली कुछ इंसिडेंट हुआ है जिसने कंसर्न रेज किया है इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम को लेके। अब वो क्या है? गवर्नमेंट ने नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट करने का ऑर्डर दिया था, यूनियन गवर्नमेंट ने, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हमने पास किया था 2019 में। अब माइनॉरिटी कम्युनिटी स्पेशली मुस्लिम्स के अंदर एप्रीहेंशन है कि इन दो गवर्नमेंट के रूल्स एंड एक्ट की वजह से उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। ये उनके अंदर एप्रीहेंशन है। आई एम नॉट गोइंग इनटू सही है गलत है, बट ये उनके अंदर एप्रीहेंशन है। सेकेंड, अभी मॉब लिंचिंग हो रहा है, और मॉब लिंचिंग कम्युनल लाइंस पे हो रहा है, जहां पे विक्टिम एंड परपेट्रेटर्स दोनों डिफरेंट कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। से जिसका मॉब लिंचिंग हो रहा है वो कम्युनिटी ए को बिलोंग कर रहा है, जिसने मॉब लिंचिंग किया वो कम्युनिटी बी को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे भी कहा जाता है कि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को हम टारगेट कर रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल रिफॉर्म किया इन रिसेंट टाइम में। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को दो यूटी में हमने डिवाइड कर दिया, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर यूटी। जम्मू एंड कश्मीर में से आर्टिकल 35A एंड आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमने एब्रोगेट कर दिया। तो इस पॉलिटिकल रिफॉर्म की वजह से वहां पे अनरेस्ट है, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया है, एंड इंडिया के दूसरे पार्ट में जो कश्मीरीज हैं वो एलिज करते हैं कि उनके ऊपर वहां पे अटैक हो रहा है। कुछ राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं, वो मुस्लिम्स को एक्यूज कर रहे हैं कि तबलीगी जमात का इंसिडेंट हुआ था, आपको पता होगा। दिल्ली के अंदर तबलीगी जमात का हेडक्वार्टर है, और वहाँ पे 3000 लोग मिले थे। एक रिलीजियस उनका कोई कांग्रेगेशन था, और उसमें तबलीगी जमात को ऐसा एक्यूज किया जाता है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है इंडिया में कोरोना वायरस को स्प्रेड कर रहा है। कुछ राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट तो इतना फूलिश वे में एड्रेस करते हैं, वो इनको कोरोना जिहाद या ह्यूमन बॉम्ब की तरह एड्रेस करते हैं, जो कम्प्लीटली गलत है। तो ये कुछ इंसिडेंट है जो रिलीजियस फ्रीडम पे कंसर्न रेज कर रहा है। कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने कंसर्न रेज किया है?
तो दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक है यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम और दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट प्लस कुवैत गवर्नमेंट, यूएई की एक प्रिंसेस है उन्होंने, और अरब कंट्रीज में कुछ एक्टिविस्ट हैं। सो यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ये क्या कहता है, इसने यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट को अर्ज किया है कि आप इंडिया को डेजिग्नेट करो एज ए कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न ओवर सिवियर वोलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। इंडिया ने कहा कि नहीं, ये बहुत ओवर एग्जैगरेशन है, ऐसा कुछ नहीं है इंडिया में। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, कुवैत गवर्नमेंट, रॉयल प्रिंसेस ऑफ यूएई एज वेल एज सेवरल अरब एक्टिविस्ट, उन्होंने कहा कि इंडिया में इस्लामोफोबिक हेट स्पीच चल रहा है और जो मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे हैं। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने कंसर्न रेज किया था। इसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिनाई किया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोग जानबूझ के गलत फेक न्यूज स्प्रेड कर रहे हैं ताकि कम्युनिटी के बीच में डिवीजन आए और इंडिया का नाम खराब हो जाए। इसको आप कंक्लूड कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन में डायरेक्टिव था डू यू अग्री, तो ये स्टेटमेंट डायरेक्टली इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहा है। तो कभी भी आपको इंडिया को क्रिटिसाइज नहीं करना है पेपर में, क्योंकि आप ब्यूरोक्रेसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। फ्यूचर में जाके आप गवर्नमेंट का पार्ट बन रहे हैं और उसमें रह के कैसे आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। यस, इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम है गवर्नमेंट में तो आपको विद इन ए कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट उसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसिडेंट ब्लोन आउट ऑफ प्रपोर्शन है कि हेट स्पीच और फेक न्यूज की वजह से कुछ इररिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल ने जैसे ये पूरा इंसिडेंट कैसे हुआ कि कुछ रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल है, उन्होंने कुछ ट्वीट किया, उन्होंने कुछ टीवी में बाइट दिया और जिसकी वजह से कुछ इंटरेस्ट ग्रुप जो इंडिया के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, जानबूझ के इंडिया का नाम खराब करने के लिए, इंडिया का इमेज इंटरनेशनली खराब करने के लिए इसको उन्होंने आउट ऑफ प्रपोर्शन ब्लो किया था। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इंडिया में कोई रिलीजियस फ्रीडम है जिसको लेके प्रॉब्लम है। जस्ट हमें जो है, अगर कोई ऐसा करता है तो हमें चेक करना है। अब क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में कोई रिलीजियस फ्रीडम का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंडियन सोसाइटी का फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है और कुछ इंडिविजुअल के एक्शन से या कुछ ग्रुप के एक्शन से या इवन गवर्नमेंट के एक्शन से इस फाउंडेशन को हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। लास्ट 70 ईयर लगा हमें इस फाउंडेशन को ब्रेक करने में। हाउ कैन ए फ्यू इंडिविजुअल कैन ब्रेक दिस फाउंडेशन? अगर कोई अटेम्प्ट भी करता है इंडिया के सोशल फैब्रिक को ब्रेक करने के लिए, लाइक रिलीजियस हेट स्पीच देके या मैसेज स्प्रेड करके, तो उस केस में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है डील करने के लिए। एक वोकल सिविल सोसाइटी है जो इस इशू को बार बार रेस करता है। ओमनी प्रेजेंट मीडिया है, इवन सोशल मीडिया को ले सकते हो, डिजिटल मीडिया को, प्रिंट मीडिया को, जो हर जगह प्रेजेंट है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन छुपाना नियर इम्पॉसिबल है। हम एक चाइना की तरह कंट्री नहीं है जहां पे हम इंफॉर्मेशन को छुपा सकते हैं। एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, अगर कोई गलत करता है तो जुडिशरी एक्शन लेगा एंड जुडिशरी उस केस में इवन पनिश भी करेगा। तो ये कंक्लूजन है, तो कोई भी रिलीजियस फ्रीडम का वोलेशन नहीं हो रहा है इंडिया में। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, COVID-19 pandemic will change the world in coming days and only most adaptable human will survive। तो इसका कीवर्ड है COVID-19 पैंडेमिक। तो ये कहता है कि COVID-19 पैंडेमिक जब खत्म होगा तो ये पूरे वर्ल्ड को चेंज कर देगा, कैसे हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कैसे इंटरटेन होते हैं, कैसे एजुकेट होते हैं, कैसे हम हेल्थ सर्विसेज डिलीवर करते हैं। तो ये कीवर्ड है और इसमें कहा गया है इलैबोरेट करना है। तो इलैबोरेट का मतलब होता है आपको एक्सपांड करना है इसको। तो देखते हैं इसको। अब ऐसा कहा जाता है, बहुत एक्सपर्ट भी कहते हैं, कोरोना वायरस का वैक्सीन तो अभी आने वाला है नहीं, इट विल टेक एटलीस्ट ईयर और 2 वैक्सीन आएगा और सबको मिलेगा। तो तब तक हमें कोरोना वायरस के साथ ही रहना पड़ेगा। सो इवेंचुअली लॉकडाउन विल एंड बट वी हैव टू लिव विथ कोरोना वायरस। और ये वर्ल्ड को चेंज करेगा इन ए फॉलोइंग मैनर। फर्स्ट, इंटरटेनमेंट, होम इंटरटेनमेंट लोग प्रिफर करेंगे इंस्टेड ऑफ गोइंग टू थिएटर, पार्क और अदर प्लेसेस ऑफ मास गैदरिंग।
वर्क फ्रॉम होम ये नया नॉर्मल हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ट्राई करेगी कि वर्क फ्रॉम होम वो करे जहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है फिजिकल प्रेजेंस। हेल्थ, एजुकेशन, बैंकिंग सिस्टम का डिजिटाइजेशन ये स्पीड पकड़ेगा। पीपल विल रिलाई ऑन लोकल प्रोडक्ट्स, क्योंकि अभी कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ था उसमें ग्लोबल ब्रांड या जो आउटसाइड प्रोडक्ट्स हैं उनके सप्लाई चेन में काफ़ी डिसरप्शन हुआ था, और लोकल प्रोडक्ट्स का जो सप्लाई चेन था वो इंटैक्ट था, और उन्होंने ही इनफैक्ट लॉकडाउन के अंदर लोगों को एसेंशियल सर्विसेज डिलीवर किया है। तो पीपल विल कंटिन्यू टू रिलाई ऑन लोकल प्रोडक्ट्स इवन आफ्टर लॉकडाउन एंड। ऑटोमेशन एंड इंक्रीजिंग यूसेज ऑफ मशीन्स, जैसे 2 महीने 2.5 महीने का लॉकडाउन था जहाँ पे लोगों के घर में मेड नहीं आ रही थी, तो उन लोगों ने खुद काम किया। तो फ्यूचर में जो लो स्किल वर्क है लाइक डिश वॉशिंग, होम क्लीनिंग, तो उसके अंदर ऑटोमेशन या इवन मशीन का यूसेज भी इंक्रीज होगा, बिकॉज नोबडी वांट्स टू टेक रिस्क कि आप अपने घर में मेड लेके आओ, हो सकता है मेड भी कोरोना वायरस का कैरियर हो। तो जिसकी वजह से नो और सेमी स्किल जो लेबरर्स होंगे उनका जॉब कट बहुत ज़्यादा होगा इन कमिंग फ्यूचर। अब कैसे हम अपने आप को अडाप्ट कर सकते हैं सिचुएशन से, लेकिन उसके लिए हमें अपने अंदर कुछ बिहेवियरल चेंजेस करना पड़ेगा। फर्स्ट हमें डिजिटल टूल सीखना पड़ेगा जिससे हम फिजिकल कांटेक्ट के बिना अपना काम कर पाएं। पर्सनल हाइजीन हमें मेंटेन करना पड़ेगा, रेगुलर हमें हैंड वॉश करना पड़ेगा, अननेसेसरली किसी सरफेस को हमें टच नहीं करना है। लार्ज मास गैदरिंग उसको हमें अवॉइड करना है। हमें क्रिएटिव एंड इनोवेटिव होके जिस सेक्टर में भी इन्वॉल्व है, वेदर जॉब है, बिजनेसेस है, या हम प्रोफेशनल हैं, तो उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। हमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है सो दैट हम रिमोट वे में वर्क कर पाएं। जैसे मेरे ऑफिस में कुछ डॉक्यूमेंट था जो वहीं पे रह गया, हार्ड कॉपी के फॉर्म में था, और अभी मैं अपने घर पे हूँ तो मैं तो उसको अब एक्सेस कर नहीं पाऊंगा, तो जिसकी वजह से मेरा वर्क डिसरप्ट हो रहा है। बट अगर मैंने उन सबको डिजिटली कहीं पे सेव किया होता और रिमोट एक्सेस मैंने दिया होता अपने लैपटॉप को या स्मार्टफोन को, तो आज भी मैं उस डॉक्यूमेंट को यूज करके काम कर रहा होता। तो कंपनी सब ट्राई करेगी कि वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करे सो दैट रिमोट वर्किंग हेल्प करे। कंक्लूजन, हर एक क्राइसिस हमें अपॉर्चुनिटी देता है, और उस अपॉर्चुनिटी को हम किस तरीके से यूज करेंगे वो डिटरमाइन करेगा कि हमारे लाइफ में, हमारे वर्क में क्या क्वालिटेटिव चेंज आएगा। तो कोविड-19 पैंडेमिक को भी हमें अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए, और हमें ट्राई करना चाहिए कि हम अपने लाइफ में क्वालिटेटिव चेंजेस करें बाय अडेप्टिंग टू द सिचुएशन। सो दिस इज द मॉडल आंसर ऑफ 4 क्वेश्चन विच वी हैव रिलीज्ड इन टुडे मॉर्निंग। आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ डाउट है या इस पूरे प्रोग्राम के बारे में कुछ सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं, हम उसको ट्राई करेंगे एड्रेस करने के लिए। सो लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू एंड गुड डे।